नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम ऐसी खबरें दिखाते हैं, बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी साधी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज। वो खबरें जो आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। वो खबरें जो आपको समझनी चाहिए, हमारी ये लगातार कोशिश है। और आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज बड़ी खबर हमारी 50% आबादी के लिए, मैं औरतों की बात कर रहा हूं, द बेटर हाफ की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट गिव्स इक्वल इनहेरिटेंस राइट टू डॉटर्स फ्रॉम 1956 but can't question pre-2004 property disposal under HSA। अब आसान भाषा में ये खबर मैं आपको समझा दूं। दरअसल भारतीय परिवारों में क्या होता है, हिंदू फैमिलीज में क्या होता है कि लड़की ब्याह दी, शादी करवा दिया उसकी, और उसके बाद वो पराया धन हो गई, वो दूसरे घर में चली गई, और जो पिता की प्रॉपर्टी है उस पर बेटों का हक हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो भी महिला 2004 से पहले पैदा हुई है उसका बराबर का हक होगा पुश्तैनी जायदाद में। पिता ने जो कमाया वो अलग है, लेकिन पुश्तैनी जायदाद में उसका बराबर का हक होगा। 1956 से लागू है, लेकिन 2004 से पहले अगर आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी है तो उस पर केस नहीं हो सकता, लेकिन 2004 के बाद वो अपना बराबर का हिस्सा मांग सकती है। तो इक्वल राइट्स की निगाह से एक बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा फैसला। सिद्धार्थ, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मतलब जेंडर इक्वलिटी की जो बात होती रही है और हमारे समाज में ये हमेशा से देखा गया है कि महिलाओं की तरफ कुछ ना कुछ मतलब उपेक्षाएं हमेशा से रही, उपेक्षित रही है, या मतलब जिसको कहें ना कि उनको बराबरी का हक, मतलब जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को जो है बराबरी का हक नहीं मिलता था। हालांकि अब मुझे लगता है ये धीरे धीरे जो है इसको जो है इस कमी को भी दूर किया जा रहा है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का कल का जो ये फैसला है, मुझे लगता है ये उस राह में जो है काफी दूर तक जाएगा, क्योंकि अब एकदम बिल्कुल उन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया है कि मतलब पीछे से ही, मतलब जो कम्प्लीटली 1956 जब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, तब से ही जो है लड़कियों का जो है जो पैतृक संपत्ति है, या जिसको आप कहते हैं कि जो इनहेरिट करते हैं पिता अपने पूर्वजों से, तो उस पर जो है लड़कियों का हिस्सा बराबर होगा लड़कों के बराबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतलब उन्होंने एक जो वाक्य यूज किया है कि बेटी हमेशा बेटी रहती है, लड़का तो जो है जब तक आप शादी बेटी पराया धन माना जाता है ना इस देश में, कि देखिए हमने तो बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसे काबिल बनाया, उसकी शादी ब्याह की। दहेज के बारे में हम कुछ भी कहते रहे, वो कुप्रथा आज भी जारी है, पढ़े लिखे परिवारों में भी जारी है कि हमने तो दहेज भी दे दिया, अब बेटी का कोई हक नहीं, कोई हिस्सा नहीं। हाँ, मतलब एक मतलब नॉर्मल उसमें यही माना जाता है कि जिम्मेदारी हमारी बेटी के प्रति तभी तक जिम्मेदारी है जब तक हम उसकी शादी ना करते हैं, उसको पढ़ा लिखा दें। लेकिन पढ़ाने लिखाने में भी अगर कई बार हमने देखा ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जो बेटे को तो हम बढ़िया बेहतर स्कूल में भेजते हैं, बेटी को जो है इसलिए बहुत अच्छे स्कूल में नहीं भेजते क्योंकि इसकी तो हमें शादी कर देनी है, इससे नौकरी वोकरी नहीं करवानी है। लेकिन अब हम देख रहे हैं भारत में भी मतलब इस तरह की ये जो सामाजिक कुरीतियां थी इसमें कमी आ रही है। हालांकि दहेज उत्पीड़न ये सब के मामले पर वो भी टॉप लेवल पर ज्यादा है, शहरों में ज्यादा है, गाँव में भी कुछ जगह होने लगा है, लेकिन अभी भी बेटी पराया धन ही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कुछ और जजमेंट्स दी थी, इस बार ये क्लियर कट फैसला आया है। पर इस फैसले से आने वाले दिनों में बहुत सारे केसेस भी फाइल होने वाले हैं, अदालतों में केस लोड बढ़ने वाला है। वो तो बढ़ेगा, ऑलरेडी केस लोड इसको लेके काफी केसेस हैं भी, लंबित भी हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने शायद एक टाइमलाइन भी मतलब जो है उन्होंने निर्धारित कर दी है। जो लोअर कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स के जो भी केस इस तरह के केस लंबित हैं, उन्होंने कहा है कि इसको आप अगले 6 महीने में जो है इनका निपटारा कर दें। तो मुझे लगता है कि एक बार और अगर नए केसेस भी आते हैं तो मुझे लगता है चूंकि अब बहुत क्लियर है, जजमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये हो सकता है कि केस की किस तरह का, केस की बारीकियों को लेके हो सकता है कुछ देरियां हो सकती हैं कि मतलब प्रॉपर्टी कहीं बेच दी गई है या कुछ उस तरह के डिस्प्यूट हो, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है,
वो सही नहीं हुआ है, हक मिला है लेकिन अधूरा हक है। तो उस तरह के जो है कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कुछ देरी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट ये क्लैरिटी आने से मुझे लगता है आने वाले समय में इससे एक बड़ा क्लियर मैसेज जा रहा है कि हमको लड़कियों को भी समाज में लड़कों के बराबर का दर्जा देना है। और एक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भी देखें संदीप, तो कम से कम ये भारत की इमेज को भी सुधारता है। बिल्कुल। अब एक और बड़ी खबर, और कल की बड़ी खबर थी, बहुत चैनल्स ने फ्लैश की, लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य में अब ये खबर दर्शकों को समझाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है ये फ्रंट पेज पर, रशिया अनाउंसेस वैक्सीन, एक्सपर्ट्स व्यू इट विद कॉशन। कल बहुत अखबारों ने ये खबर चलाई, बहुत चैनलों ने, आज अखबारों की हेडलाइन है, बिजनेस स्टैंडर्ड की भी हेडलाइन है, रशिया रजिस्टर्स फर्स्ट कोविड वैक्सीन। तो रूस कह रहा है कि देखिए हमने वैक्सीन बना ली कोरोना के लिए। और जो रशियन राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी 2 बेटी हैं, एक बेटी को फर्स्ट इनॉकुलेशन, पहला इंजेक्शन उन्हें दिया गया, दुनिया को ये दिखाने के लिए देखिए हमने तैयार कर लिया। लेकिन अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि देखिए ये तो फेज 2 खत्म किया है, फेज 3 आपने किया ही नहीं, उसमें महीनों लग जाते हैं। पर रशिया कह रहा है देखिए हम तो इसका नाम स्पुतनिक 5 रख रहे हैं। वो सैटेलाइट जो चांद पर गई थी, इन्होंने उसी पर नाम रख दिया है, स्पुतनिक 5 है ये, और हम तो मैस प्रोडक्शन शुरू करने वाले। तो अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत कुछ इसके अंदर पेंच है। क्या ये कहना गलत होगा? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी भी जो मतलब उसको जो ट्रायल स्टेज है अभी बिल्कुल ही, मतलब ये जो वैक्सीन आई है अभी तो इसने ट्रायल स्टेज ही कंप्लीट नहीं किया। जैसा आपने खुद ही कहा कि शायद जो व्लादिमीर पुतिन की जो बेटी है उनको जो ये वैक्सीन दी गई है वो शायद 3rd स्टेज के ट्रायल का पार्ट है वो, तो उसी के तहत उनको दिया गया है। अभी 2000 लोगों पर 3rd स्टेज का ट्रायल होना है, और उसमें एक्सपर्ट्स कह रहे हैं महीनों लग सकते हैं। और महीनों लगने के अलावा संदीप एक बात ये भी है ना, हो सकता है कि आप जब ट्रायल करें उसके बाद उसकी कुछ खामियां निकल आए, उसी पर रेड फ्लैग रेज कर रहे हैं कि देखिए अभी मालूम नहीं कि आपने वैक्सीन ले लिया, अभी आप दुरुस्त लग रहे हैं, जैसा कल कहा गया कि उनको हल्का सा बुखार आया पुतिन की बेटी को, और उसके बाद वो ठीक हो गई। जैसे चिकन पॉक्स या जो भी हम बचपन में हमें भी लगे या हम अपने बच्चों को लगवाते हैं तो हल्का सा बुखार आता है, फिर वो ठीक हो जाता है। नहीं, बिल्कुल, जो मैं तो इसको यही मानूंगा कि मुझे लगता है क्योंकि जैसा कि इस पूरे वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रोग्राम को लेके जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कई बार ये आशंका जाहिर की है कि हम बहुत जल्दबाजी में कहीं ऐसी वैक्सीन ना डेवलप कर लें जिससे कि हमें लगे फौरी तौर पे कि हाँ हमें इससे कोविड से राहत मिल रहा है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स कुछ इतने घातक हो जो कि आपके बॉडी पार्ट्स पे कुछ ऐसा मतलब रिएक्शन हो जाए जिसका कि मतलब एक ह्यूमन बॉडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो मुझे लगता है कि मुझे मतलब इसको मैं कैसे मानूं, लेकिन किसी देश ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन WHO वगैरह ने तो अपने जो है रेड फ्लैग खड़ा कर दिया है इस पे। और नहीं, WHO तो आजकल कंफ्यूजन ज्यादा फैला रहा है और क्लैरिटी कम दे रहा है। और यहाँ पर देखिए होता क्या है, और ये दर्शकों को समझाने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अभी रेड फ्लैग्स रेज कर रहे हैं कि नहीं अभी तो 3rd फेज की ट्रायल नहीं हुई है, दिक्कतें भी आ सकती हैं। लेकिन 20 देशों ने 1 करोड़ से ज्यादा डोज जो हैं इस वैक्सीन की प्री बुक कर ली हैं। संदीप, अगर आप देखिए इस समय हर एक के सामने ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। देश हो चाहे कोई भी स्टेट हेड ऑफ स्टेट्स हो, अगर आप नहीं प्री बुक करेंगे तो ये आप पर ये भी आरोप आ सकता है, देखिए आप अपने देशवासियों को बचाने के लिए उचित कदम नहीं उठा रहे। तो मतलब संदीप हर एक जो प्रेशर है ना, सोशल कह लें, पॉलिटिकल कह लें, तो मतलब एक जो भी इस समय सरकार में बैठा हुआ है उसके ऊपर ये प्रेशर ये भी है कि उसको ये देखना है कि कैसे जल्द से जल्द अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को राहत पहुंचानी है। अच्छा, अब जब पूरी दुनिया को एक बात पता लग गई कि रशिया ने, साफ कहने के लिए हो गया कि रशिया ने वैक्सीन डेवलप कर ली, आज हिंदुस्तान का मुझे लगता है 130 करोड़ में से मतलब 100 करोड़ लोगों की इसकी जानकारी हो गई होगी। हाँ, साहब रशिया में वैक्सीन बन गई, अब तो हाँ, इसीलिए ये खबर हम समझा रहे हैं दर्शकों को। अच्छा, अगर आपने वो वैक्सीन का ऑर्डर नहीं किया या लोगों तक वो नहीं पहुंचती है, या हम ये मान लें कि संदीप 2 महीने बाद 3rd स्टेज ट्रायल के बाद ये बात सामने आती है कि साहब रशिया की वैक्सीन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा क्वालिटी है, तब क्या होगा?
तब सारे लोग हमारी सरकार को कोसेंगे कि देखिए जब हमें पहले ही ऑर्डर कर देनी चाहिए थे, हम वेट कर रहे थे, हमने लापरवाही की। तो आप जानते हैं ना, हर चीज का एक पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है। तो हर चीज के दो पहलू हैं। एक तो ये भी पहलू है कि हो सकता है उसके हमको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो, हमको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ट्रायल सक्सेसफुल हो गए तो ये सुनना पड़ेगा कि साहब हमने देरी कर दी, हमारी तो रशिया से बहुत अच्छे संबंध है, हमें तो तुरंत ऑर्डर कर देने चाहिए थे। और रशिया से तो हमारे मतलब रशियन सामान यूज करने में तो हिंदुस्तान शुरू से ही मतलब अग्रणी देशों में रहा है, हमारे संबंध भी अच्छे हैं। तो इस तरह का एक विरोधाभास भी है इसमें। बिल्कुल, और अंदर खाने से ये खबरें भी आती रहती हैं। 15 अगस्त को कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, रशिया वैक्सीन बना रहा है, उसकी घोषणा कि भाई भारत के साथ करार हो गया है, भारत में भी वो वैक्सीन आने वाला है। लेकिन इसीलिए दर्शकों को हम समझा रहे हैं ये लड़ाई अभी लंबी है और एहतियात बरतिए, अभी बेफिक्र ना हो जाइए। और इसी खबर से जुड़ी एक और खबर, प्राइम मिनिस्टर पिचेस एनसीआर मॉडल फॉर 10 हार्डेस्ट हिट स्टेट्स कि दिल्ली एनसीआर में जो आपने तरीका अपनाया वैसा करना पड़ेगा। 10 राज्यों को वो कह रहे हैं रैंप अप टेस्टिंग। प्राइम मिनिस्टर टेल्स बिहार, गुजरात, यूपी, बंगाल एंड तेलंगाना वर्क टू रिड्यूस केस फेटेलिटी रेट टू 1%। यानी कि आपको टेस्टिंग ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, और अगर 100 लोग संक्रमित होते हैं तो एक ही लोग की जान जाए, एक ही व्यक्ति की जान जाए, जान किसी की भी ना जाए, पर कोशिश कीजिए कि फेटेलिटी रेट यानी कि मौत की जो दर है वो 1% से भी कम आ जाए। इसी को इकोनॉमिक टाइम्स ने कैसे कहा है, फेटेलिटी रेट कैन फॉल बिलो 1% विद फोकस्ड एफर्ट्स, प्राइम मिनिस्टर। तो ये अब 10 राज्यों की बात यहां पर हो रही है, और इन 10 राज्यों में मैं नाम भी उन राज्यों के आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, इनको भी इस चर्चा में शामिल किया गया है। सिद्धार्थ, नहीं देखिए, अब हो क्या रहा है कि अब हमको तकरीबन 3-4 महीने का हमारे पास डेटा अवेलेबल है कोविड-19 का देश के किन किन हिस्सों में किस तरह का इम्पैक्ट है। तो उसमें एक बात जो सामने आ रही है कि ये 10 राज्य ऐसे हैं जहां पे तकरीबन 80% केसेस हैं कोविड-19 के, और इन राज्यों में अभी कोविड-19 स्प्रेड कर रहा है। मतलब जैसे यूपी में भी हम देख लें, तकरीबन कल 5000 केसेस थे। महाराष्ट्र हमें शुरू से ही अग्रणी प्रदेश बना हुआ है कोविड-19 का जहां तक मसला है। दिल्ली में हालांकि केसेस कम हुए, लेकिन अभी भी दिल्ली के ऊपर भी मुझे लगता है कि खतरा टला नहीं है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो अच्छा कर्नाटक है, और ये सब हमारी तमिलनाडु है, हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स भी हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत है। बिल्कुल, तो शायद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं ट्रेस एंड टेस्ट कॉन्टैक्ट्स विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे में ट्रेस करिए और टेस्ट कीजिए। और इसमें आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र के अलावा बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को इस बारे में आगाह किया गया है। जी, और प्रॉब्लम एक और आ रही है, मुझे लगता है मॉनसून आने के बाद ये समस्या और जो है ना गंभीर हो गई है, क्योंकि एक तो मॉनसून की वजह से आम जनजीवन व्यस्त हो गया है, तो शायद मेडिकल फैसिलिटीज भी उस तरह से उस व्यापक स्तर पे जो है लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। और कोविड-19 की जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई टेस्टिंग बढ़ाइए, तो वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना टेस्टिंग, अच्छा टेस्टिंग में भी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो एंटीजन किट्स वगैरह है उनमें कई बार टेस्टिंग सही रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उस तरह का भी एक प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि जैसे ही आपको पता लगता है इस व्यक्ति को कोविड संक्रमण है, कोविड-19 है, तो उसके बाद वो किन किन लोगों से मिले हैं, तो उनको तकरीबन 72 घंटे के टाइम में ही आप जो है उनको आइडेंटिफाई कर लें, ताकि वो स्प्रेड रुक जाए। और उनका ये मानना है कि अगर हम इन 10 स्टेट्स में इस कोविड-19 के स्प्रेड को अगर अब हम रोक पाते हैं या थाम पाते हैं, तो हम जो है इस लड़ाई में हमारी जो है काफी हद तक हमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये कितना हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, और मुझे लगता है इसके लिए भारत सरकार को भी जो है इन राज्यों को व्यापक स्तर पे जो है मदद देनी होगी। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि स्टेट्स के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो एकदम से प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उन चीजों का जो है अनुपालन तुरंत कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने जो ये एक अहम बात कही सिद्धार्थ, अब चाहे तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, ये ऐसे राज्य हैं, ये हमारे इंडस्ट्रियल हब हैं, और यहाँ पर संक्रमण का खतरा और बढ़ता है, इसको हम काबू नहीं कर पाते हैं, तो सप्लाई चेन तो पहले ही डिसरप्ट हो रही है। और उसी से जुड़ी खबर क्या है, आज की हेडलाइन है बिजनेस स्टैंडर्ड की,
आईपी कॉन्ट्रैक्शन स्लोज टू 16.6%। अब ये समझाने की जरूरत है दर्शकों को, जो हमारा औद्योगिक उत्पादन दर जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये 16.5% सिकड़ी है। तो यहां कह रहे हैं स्लोज। अब ये समझाने की जरूरत है, स्लो क्यों कह रहे हैं कि भाई कम हुई है पर सिकुड़ रही है, क्योंकि जून में ये 33.8 थी और ये मई में 33.8 थी और अप्रैल में 57.6। तो सिकुड़न कम तो हो रही है पर सिकुड़ रही है अभी भी इकोनॉमी, यानी कि पहिया घूमना शुरू नहीं हुआ है, बादल छटे नहीं है। बिल्कुल, आपने जो बात कही, जो हमारे औद्योगिक उत्पादन का ये जो सूचकांक है, तकरीबन ये 40% इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। देश में जो इस समय औद्योगिक उत्पादन है, उसका 40% हिस्सा इसमें जो है इस इंडेक्स में कवर होता है। और आप उसमें देखिए तो अभी भी कुछ मेजर सेक्टर्स है, और जो आपने बात कही, देखिए अभी भी ये जो है सिकुड़ रहा है, मतलब अभी भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अभी भी इसमें जो है वो जो एक्सपैंड नहीं कर रहा है। केवल हुआ यह है कि जो वो सिकुड़न थी उसकी रफ्तार कम हो गई। जैसे अप्रैल में 58% तक सिकुड़न थी या कमी आई थी औद्योगिक उत्पादन में, मई में वो घटकर कमी जो है घट के रह गई थी तकरीबन 64%। तो अभी भी औद्योगिक उत्पादन जो है घट रहा है, लेकिन घटने का जो क्रम है या जो पेस है वो उसमें कमी आई है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन अभी पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं है, मतलब अभी बढ़ नहीं रहा है, अभी उसमें ग्रोथ नहीं आ रही है। अच्छा, अभी उसमें इसके जो बड़े इंडिकेटर्स आप देख लें, एक सबसे बड़ा इंडिकेटर मैं जो मानता हूँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को जो रिफ्लेक्ट करता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में अगर पिकअप आ रहा है, अगर उसमें गति आ रही है, वो है कैपिटल गुड्स, यानी कि बड़ी प्लांट मशीनरी, जो कि नए, आपको इससे पता लगता है कि नए निवेश आ रहा है, नया डिमांड क्रिएट हो रही है, तो तभी आपको नए प्लांट मशीनरी की जरूरत पड़ती है, यानी कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एक्सपैंड कर रही है। तो अभी वो दिख नहीं रहा है। दूसरा एक और बहुत ही कॉमन जो फैक्टर होता है जो दिखता है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की खपत। उसमें भी अभी हम देख रहे हैं अभी भी जो है कमी दर्ज हो रही है। तो और इसको लॉकडाउन से भी जोड़ सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो देखिए अभी तक सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए गए हैं वो सिर्फ इस तरह के कदम थे कि जो अभी लोगों को फौरी तौर पे राहत मिले। लेकिन संदीप, जो हम बात पहले भी करते आए हैं, देखिए रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से जो भी करना था उसने जो है तत्कालीन राहत दी, मॉरिटोरियम लगा दिया। अब वो कह रहा है कि हम रिस्ट्रक्चरिंग भी कर देंगे, जो कंपनीज या जो लोग अपने लोन्स नहीं दे पाएंगे तो उसको हम दोबारा से उनके टर्म्स को जो है दोबारा चेंज कर देंगे, आपके लोन की मियाद को बढ़ा देंगे, आपके लोन की जो क्वांटम है उसको घटा दीजिए, इंटरेस्ट हम बाद में ले लेंगे। तो इस तरह के भी कदम उन्होंने अनाउंस कर दिए। मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि रिजर्व बैंक ने बहुत प्रोएक्टिव होकर आगे से कदम अनाउंस किए। सिलसिला अब आगे और बढ़ने वाला है। इसी से जुड़ी खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, अनदर बूस्टर शॉट कमिंग टू रिवाइव इकोनॉमी, यानी कि राहत और दी जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी में हिमसेल्फ अनवेल सम स्टेप्स। प्रधानमंत्री मोदी इसकी खुद घोषणा कर सकते हैं। अब फोकस क्या होगा? एक तो आधारभूत ढांचे में और खर्च किया जाए, डिफेंस पर और खर्च किया जाए, साथ में जो हम कर देते हैं, जो टैक्स भरते हैं, उसकी थोड़ी रीओरिएंटेशन की जाए। तो अब ही उसकी सख्त जरूरत भी है, ये सरकार को जल्द करना होगा। नहीं, जो हम बात कर रहे हैं कि स्टिमुलस पैकेज आएगा, मैं इस स्टिमुलस पैकेज को, एक तो पहले वाला जो आया आत्मनिर्भर जो पूरा पैकेज था, उसमें जो है हमने लोगों को जरूर कुछ कैश इंसेंटिव दिए, उनको लोगों को फूड इंसेंटिव या अनाज प्रोवाइड किया लोगों को, मनरेगा के तहत हमने नौकरियां दी। और अब जो ये बात कर रहे हैं, देखिए संदीप, ये जो जिस तरह के इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं या जिस तरह का हम स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, ये संदीप 3 से 4 साल के, अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखेंगे तो ये जरूर कारगर साबित होगा। अगर आप मुझसे ये पूछें कि ये 6 महीने बाद हम देखने लगेंगे इसके इम्पैक्ट, तो मुझे दिखता नहीं। संदीप, हम टैक्स सुधार की बात कर रहे हैं, हमने पिछले साल भी टैक्स के दर में बहुत बड़ी रूप से कटौती की थी, और ऐसा ये माना जा रहा था, हम इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया का जो है बिजनेसेस मूव करेंगे, हिंदुस्तान में आएंगे। अभी ऐसा नहीं हुआ है। आपके सामने एप्पल का एग्जाम्पल है, उन्होंने 2016 में हमने उनको कुछ बोला था,
उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाने में तकरीबन 4 साल लगा। तो ये जो भी हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं संदीप, क्या आपको लगता है 4 महीने में इस सरकार को 5, 6, 10 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स अब तक आइडेंटिफाई करके उन संदीप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग पाइपलाइन तय करने में जो लाइनअप करते हैं ना आप फाइनेंसिंग को भी, वो भी तकरीबन 1.5 से 2 साल लग जाता है। तो अभी जो ये स्टेप्स की बात हम कर रहे हैं, अच्छा इनकम टैक्स में शायद फेसलेस टैक्सेशन कंप्लीटली फेसलेस हो जाएगा, इनकम टैक्स का जो असेसमेंट होता है, ठीक है, ये सब सुधार अच्छे हैं, लेकिन इनको इमीडिएटली इनसे मुझे कोई लगता नहीं कि अर्थव्यवस्था को इमीडिएट सपोर्ट मिलने वाला है। मतलब कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पूरी तरह से धाराशायी हो चुके हैं, मतलब ये तो जग जाहिर है, मतलब टूरिज्म है, एविएशन है, हाउसिंग है, तो इन सेक्टर्स को इमीडिएट बूस्ट देने की जरूरत है संदीप। बिल्कुल बूस्ट देना है, और उसी में एक और कदम जो उठाया जा रहा है, लेकिन ये बूस्ट में दर्शकों ये समझने की ज़रूरत है, अभी सीधा पैसा देने की बात नहीं है कि जेब में पैसा है। लोन पर बहुत लोन मेले अलग अलग स्कीमों के तहत यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सिद्धार्थ, पहले खबर बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मॉनिटरिंग नीति प्रोजेक्ट टू इंश्योर क्रेडिट फॉर बॉटम ऑफ द पिरामिड बोरोवर्स, यानी कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, जो अलग अलग सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उनके लिए अब और कर्ज मुहैया कराने का एक प्रावधान, एक तरीका, एक ढांचा नीति आयोग के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। खबर समझाइए ये। नहीं, देखिए इसमें हो ये रहा है कि देखिए जो समाज का छोटा तबका है या नीचे का तबका है, उसको किसी न किसी तरह से जो सरकार की जन कल्याण की योजनाएं उसके थ्रू मतलब उनको कैश हर महीने कुछ ना कुछ जो है नगदी जो है उन योजनाओं के तहत उन तक पहुंचती है। तो ये पहुंचती है एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम है, बैंक्स और आधार कार्ड उन लोगों के उनको जो है उसका मेल हो चुका है, तो उसके तहत उनको ये सारा लाभ पहुंचता है। तो अब हो ये रहा है कि हम उसको अगले एक स्टेप पर ले जाना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो है बैंक्स के पास डेटा है, सरकार के पास डेटा है, तो ऐसे लोगों को कुछ सीमित रूप में जैसे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक के कर्ज, छोटे आपने डेटा की जो बात की है ना, इसी को टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने बिजनेस पेज पर छापा है। फिनटेक्स डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डेटा की फॉर स्मॉल लोन्स टू पुअर, यानी कि जो ये काशी प्रोजेक्ट है, इसका नाम काशी है, कैश ओवर इंटरनेट, की सीधा आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। तो उसे आगे बढ़ाने की बात है कि भाई फिनटेक्स के पास यानी कि बैंकों के पास डीबीटी का डेटा सरकार के पास है, ये डेटा की होगा कि लोगों तक पैसा कैसे पहुंचाया जाए। पर ये कर्ज होगा, ये सीधा पैसा नहीं देने की बात हो रही है। नहीं, ये तो हम लोग समझ लें, क्योंकि मुझे लगता है भारत सरकार के पास संसाधन है नहीं इस समय। जो हमारी करंट इकोनॉमिक कंडीशन है या सरकार की जो वित्तीय संसाधन की जो स्रोत हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और हिंदुस्तान की सरकार शायद अभी तक उस तरह का रिस्क एपिटाइट मुझे दिखता नहीं है हिंदुस्तान की सरकार में अभी तक। दुनिया की सरकारों ने किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक लेख में भी कहा है कि आप सीधा इतना पैसा दे नहीं सकते। कांग्रेस लगातार ये कह रही थी, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प खबर थी जो लोगों ने पकड़ी नहीं। कांग्रेस कह रही है पैसा दो, जेब में पैसा डाल दो। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल देश चलाया, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे पैसा दोगे तो आपका कर्ज में इतना डूब जाएगा देश या हमारा खजाना की दिक्कत आ जाएगी आगे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ये जो हम लोग एफडीआई लिमिट बढ़ा रहे हैं, और अभी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दूं सरकारी स्कीम्स की क्या हालत है। कल मैं एक रेडियो प्रोग्राम सुन रहा था जिसपे एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आके बैठे हुए थे, और अभी आपको याद है संदीप, अभी प्रधानमंत्री ने परसों एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो ग्रामीण इलाकों में आधारभूत ढांचा जो कृषि से जुड़ा है उसको सुधार करने के लिए हम एक फंड का हमने जो है निर्माण किया, और हमने उसमें ऑलरेडी जो है उसमें भी कर्ज ही दे रहे हैं हम, चलिए दे रहे हैं लेकिन सस्ता कर्ज दे रहे हैं। तो उस पे किसी ग्रामीण क्षेत्र के किसी किसान ने उनसे जो है उसकी डिटेल्स मांग ली, तो वो जो जनाब आए हुए थे वो बोले कि अभी आपको हम डिटेल 10-15 दिन बाद देंगे। तो संदीप, इम्प्लीमेंटेशन भी हमारा एक बहुत बड़ा मतलब जो खामी है ना, तो हम किस तरह से अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी हमें देखने की जरूरत है। हालांकि ये जो हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, ये जो स्कीम्स हैं रेडी पटरी वाले या जो नीचे समाज का जो नीचे का स्तर है, उसको कम से कम जिन्होंने बैंक में खाता खोल लिया है, तो हम ये कह रहे हैं कि अब दोबारा आप उनसे फॉर्म मत भरवाइए। आपके पास जो डेटा है उस डेटा को ही यूज करके उनको एक सीमित संख्या तक मतलब सीमित रूप में कर्ज दें। आप लाख छोटा ही कर्ज दें, लेकिन दें ताकि वो अपना छोटा कारोबार कुछ शुरू कर पाए। हालांकि इसका भी एक फ्लिप साइड है। आपको याद है कि मुद्रा लोन्स हम लोगों ने दिए बड़े
व्यापक स्तर पे दिए गए। सबसे बड़े एनपीए वही बनेंगे, बन रहे हैं। और उसमें आज एनपीएस की कोई बात करता नहीं, जबकि बहुत बड़ा एनपीए उनमें भी खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आसान सीधी सादी सरल भाषा में आज की खबरें समझाने के लिए। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।